चलिए, तो कल हम लोग स्टैटिक्स के बारे में कुछ पढ़े थे, है ना। स्टैटिक्स के बारे में कल हम आप लोगों से बात किए थे कि स्टैटिक्स क्या होता है। उसमें डाटा के बारे में डिस्कस किए थे कि डाटा क्या है और हम डाटा से कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर और स्टैटिक्स में हम इसका यूज करते हैं, है ना। हम लोग टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में बात किए थे कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होती है, क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे। उसके बाद कल जो हम लोग स्टैटिक्स को सबसे पहला मेथड से हम लोग जो मीन निकाल रहे थे, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं, आज उसी को थोड़ा सा और आगे की ओर डिराइव करते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम लोग आज सीखेंगे सबसे पहले कि मीन को कैसे निकाला जाता है ना। देखिए, मीन का सीधा सा मतलब पहले ये समझिए कि मीन होता क्या है। तो मीन के बारे में बोला जाता है कि जब भी कोई आपको गिवन डाटा होगा तो गिवन डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, यही मीन है। अब वास्तव में तुम स्टैटिक्स में सारा चीजें जब पढ़ोगी तो क्या देख पाओगे कि इसमें सारी चीजें जितना भी हो, या तो मीन हो या मोड हो या मीडियन हो, वास्तव में उसको जो हम निकालने की कोशिश करते हैं उसका मिडिल पॉइंट ही निकालने की कोशिश करते हैं और सेंट्रल पॉइंट ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो मीन का सीधा सा मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एवरेज निकालने की भी एक प्रोसेस है। अगर हम आप देखिए, मीन निकालना ये भी जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टैटिक्स को यूज करता है तो वो साइंटिस्ट लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को देख रहे होंगे जो कोविड अपडेट्स मिल रही है वो भी हमें ग्राफ के द्वारा मिल रहा है। तो ग्राफ के द्वारा देखने से चीज़ों को समझना थोड़ा आसान होती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जब डाटा मेरे सामने आती है तो उसको पेन पेंसिल से बनाकर और एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखना ये तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हम लोग ग्राफ यूज करते हैं। ग्राफ से चीज़ों को कंपेरिजन करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि IPL क्रिकेट मैच होती है, उसमें भी रनों का ग्राफ होती है, या किसी प्लेयर का उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके पूरे जीवन काल में वो कितना रन बनाया है, कितना विकेट ले रहा है, वो सभी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ से देखना लोगों को बहुत आसान हो जाती है, चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं कि मीन को हम लोग निकालते हैं। देखिए, मीन को निकालने का 3 मेथड है ना। तीनों मेथड की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड जो हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकलता है। तो ये क्या है? डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो इसका होती है, वो सेकेंड मेथड को हम लोग बोलते हैं एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग, या इसको शॉर्ट कट मेथड भी कहा जाता है ना। उसके बाद मीन निकालने का जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड फॉर्मूला है, वो है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड। यही तीनों मेथड से हम लोग जनरली मीन निकालते हैं और यही तीनों मेथड का यूज कर कर आप लोगों को एग्जाम में मीन निकालने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके सामने डाटा दे दे और डायरेक्ट आपको मीन निकालने के लिए कहे तो आपको जो सुविधा लगे उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कंडीशन डाल दे कि जो गिवन डाटा है उसको आप या तो स्टेप डिविएशन मेथड से बनाइए या एज्यूमिंग मेथड से बनाइए, तब आपको उसके कंडीशन को फुलफिल करना होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब मीन को डायरेक्ट मेथड से निकाला जा सकता है तो फिर हम लोगों ने एज्यूमिंग मेथड को क्यों अपनाया या स्टेप डिविएशन मेथड को क्यों अपनाया? देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने क्वेश्चन की जो डाटा आती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आती है, उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाता है, टाइम एज्यूमिंग माना जाता है, आपको टाइम सबसे ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे डायरेक्ट मेथड्स को, डायरेक्ट मेथड से सबसे ज़्यादा आसान फिर एज्यूमिंग मेथड आपको हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड को कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाती है उस समय जब डाटा आपको ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपको दे, तो वहां पर हो सकता है आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे, ज़्यादा टाइम लगे।
लेकिन जब आप इसी क्वेश्चन को एज्यूमिंग मेथड से बनाएंगे तो डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन आपको कम समय लगेगा जब हम यूज करेंगे एज्यूमिंग मेथड। उसके बाद सबसे आसान आपको यहाँ पर आ जाएगी स्टेप डेविएशन मेथड। आसान मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कैलकुलेशन करने की प्रोसेस, जहां पर कैलकुलेशन करना आसान आपको होता हुआ दिखे। क्लियर? क्लियर बताइए, आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है ना? हाँ ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है। लेकिन देखिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि थोड़ा सा कि डाटा को जैसे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के फॉर्म में आता है। तो हम लोग 7 क्लास में अनग्रुप्ड डेटा के बारे में जब निकाले थे मीन, तो क्या प्रोसेस अपनाते थे? तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि व्हेन डेटा अनग्रुप्ड, अगर मेरे पास डाटा अनग्रुप्ड होता था तो इसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? मीन इक्वल टू क्या होता था? सिग्मा एक्स आई, है ना? वो आई इक्वल टू 1 और ये एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। एक्स यहाँ पर क्या होता था? एक्स आई क्या है यहाँ पर? एक्स आई है वेरिएबल, जो क्वेश्चन में हमें डाटा के रूप में मेरे सामने आता है। और एन क्या है? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। क्लियर? ये चीजें होती है। अच्छा, ये i इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? i इक्वल टू 1 का मतलब है जो डेटा आप अगर xi 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, ये टोटल नंबर यहाँ पर n, और ये कैपिटल N क्या हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर कितना इसमें यूज हुआ है उसको काउंट कर कर हम लोग डिवाइड करते थे, तो हमें इससे क्या निकलता था? मीन निकलता था। क्लियर? जैसे चलिए इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन हम समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दे कि फाइंड मीन फर्स्ट 5 होल नंबर, 5 होल नंबर। जैसे अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता है और कहे कि लगातार 5 होल नंबर का मीन यानी कि माध्य क्या होगा, हमें बताइए, तब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज होगा, यानी xi क्या यूज होगा। अब ये होल नंबर हमें क्वेश्चन में कह रहा है, तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। जब 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक लेना होगा नंबर हमको? 4 तक, क्योंकि ये कह रहा है कि फर्स्ट 5 होल नंबर चाहिए। तो आप देख सकते हैं टोटल हमें कितना नंबर मिल गया? 5। तो आप हमें यूज होगा कि समेशन यानी सिग्मा एक्स आई। तो आप अगर सिग्मा एक्स आई निकालें, एक्स आई सिग्मा के यहाँ पर मतलब है कि टोटल सम करने का। जब आप टोटल सम करते हैं तो टोटल सम को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। अगर कहीं आपको सिग्मा का साइन देखने को मिले, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको वो सम करने की बात कर रहा है। तो टोटल को हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इसको ऐड करिए। ऐड करेंगे तो टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा? 4 3 7 2 9 1 10, कितना आ गया? 10 आ गया। तो आप डायरेक्ट यहां से मीन आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला में यूज हुआ था समेशन xi बाई n, है ना? i = 1 यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं, यहाँ पर आपको बता दिए, है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मीन हम लोग फाइंड आउट करें तो समेशन xi का वैल्यू कितना है? 10। और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना यूज हुआ है? 1 2 3 4 और 5, ये 5। तो इस तरह से जब हम मीन निकाले तो क्या आया? 2 मेरा आंसर आया। 2 क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इस बात पर आप एक गौर करिए कि मीन जो आया 2, वो 2 किस टेंडेंसी को इंडिकेट करता है? देखिए जस्ट अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जब भी हम मीन निकालते हैं तो वास्तव में जो गिवन डाटा है उस गिवन डेटा का हम सेंट्रल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सेंट्रल पॉइंट निकालने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए सेंट्रल पॉइंट जब आप निकालते हैं किसी गिवन डाटा को तो आपको एक क्लू निकल कर आता है, यानी वो जो सेंट्रल पॉइंट आता है एक तरह से वो लीडर का काम करता है। लीडर का कहने का मेरा सेंस सीधा सा ये है
कि आप देखेंगे कि उसी मिडिल पॉइंट से डाटा जो आपका गिवन दिया हुआ है वो फ्लैक्चुएट करते रहता है, मतलब उसी से वेरी करता है, आपको उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ और बाकी का सभी डाटा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जब आप सेंट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं तो आपका माइंडली एक साइको इतना काम कर लेता है कि जो भी मेरा एवरेज रहा होगा वो 2 के आसपास ही गिवन डाटा मेरे पास दिया हुआ रहेगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये मेरा इस तरह से मीन निकल कर कितना आया, 2 आया, जब कंडीशन था कि डाटा मेरे पास कैसा हो, अनग्रुप्ड। जब अनग्रुप्ड डेटा हो तो अपने मन में याद रखिएगा, अपने दिमाग में आपको ये सेट कर रखना है कि जब डाटा अनग्रुप्ड है और हमें मीन निकालना है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला सिग्मा xi डिवाइडेड बाई कैपिटल N। जो कैपिटल N क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है, और xi क्या है, वो वेरिएबल है, मतलब वो टर्म है, वो गिवन डाटा है जो आपके सामने आया। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत बताओ, नहीं कोई प्रॉब्लम, ये चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम तो ऐसे शर्मा के बोल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारे सिलेबस में क्लास 10th में पढ़ना है, अब हम उस पर बात करते हैं। यहाँ तो आपको पूछने जा नहीं रहा है कि अनग्रुप्ड डेटा का आप मीन निकालिए, क्योंकि हमें सारा कहानी पढ़ना है किस पर, ग्रुप्ड डेटा के बारे में। तो जब भी ग्रुप्ड डेटा का सीधा सा मतलब है कि अब जो भी डाटा आपके सामने आएगा उसका क्लास साइज होगा, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ रहेगा, वो डेटा आपको कहीं न कहीं क्लास इंटरवल के रूप में आपके सामने आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हेन डाटा ग्रुप्ड। अब कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि जब मेरे पास डाटा व्हेन डाटा ग्रुप्ड हो और हमें अब मीन निकालने के लिए क्वेश्चन में दे। देखिए, तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि जब डाटा आपके सामने ग्रुप्ड के फॉर्म में आता है तो उसके द्वारा, यानी जो डाटा जो ग्रुप में आया उसका मीन निकालने का मेरे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं, सेकेंड मेथड आपको एज्यूमिंग मेथड के नाम से जाना जाएगा, और थर्ड जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड आता है। आपको तीनों मेथड को बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। कोई एक डाटा लेंगे, उसी गिवन डाटा का हम लोग तीनों क्वेश्चन पर अप्लाई कर देखेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मेरा आंसर डायरेक्ट मेथड दिया है क्या वही आंसर एज्यूमिंग मेथड दिया, क्या वही आंसर स्टेप डेविएशन मेथड दिया, और अगर नहीं दिया है तो कितना चेंजिंग, कितना वेरिएशन क्वेश्चन में देखने को मिलता है, आंसर में देखने को मिलता है। आप देख पाएंगे कि ज्यादातर लगभग आंसर आपको अप्रोक्स में सेम टू सेम वही आना है। थोड़ा सा अगर चेंजिंग आएगा भी तो वो डेसिमल के फॉर्म में चेंजिंग आती है, कोई बड़ा चेंजिंग देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, देखिए डायरेक्ट मेथड निकालने का जो फॉर्मूला है मेरे सामने, यानी x बार, यानी इसको x बार को हम लोग मीन कहते हैं। x बार जो निकालने का फॉर्मूला है, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, वो आपके सामने फॉर्मूला आएगा समेशन fi xi, और i कहां से स्टार्टिंग 1 से, और कहां तक जाएंगे जितना डाटा में गिवन है n तक, डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n। अब ये मेरा मीन निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि हम कभी किसी क्लास में आपको सारा फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चर्चा उस बात का करेंगे कि किस तरह से हम लोग मीन को फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट निकाला जाता है और कैसे फॉर्मूला आपके सामने इंप्लीमेंट होगा। आपको यह भी याद रखना होगा कि क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में आपका आएगा तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट रखना है। एक क्वेश्चन और बनाने का आपको तरीका यह भी बता दें कि जब भी आपको जो भी मेथड लगाने के लिए कहे तो जो क्वेश्चन आए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, और फॉर्मूला में आने वाला सभी टर्म जो आएगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पूरी जानकारी रखते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना जाते हैं। इसीलिए देखिए, जब भी अभी आपके सामने हम डाटा देंगे, ग्रुप डाटा के आपका कुछ डाटा आपके सामने देंगे, उसके बाद उस डाटा को अप्लाई करेंगे, मीन निकालने की कोशिश करेंगे किससे, डायरेक्ट मेथड से। तो वो जो डायरेक्ट मेथड से हम लोग करेंगे उसके लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आपके सामने आया है समेशन, यानी सिग्मा fi xi
डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। अब देखेंगे कि इसमें आने वाला टर्म जितना भी यूज हुआ है उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो यहां पर हम कंडीशन डालते हैं वेयर। अब देखिए ये जो एक्स आई होगा, एक्स आई क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल मेरे कहने का मतलब क्या है, जो आपके सामने डाटा देखने को मिलेगा, है ना। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एफ आई यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो आपको साफ देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां पर निकालेंगे एक्स आई, जो वेरिएबल का क्लास साइज निकलता है उसकी हम बात करेंगे। एन जो है, एन वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। या आप इसको बोल सकते हैं, एन का मतलब यहां ये भी समझते हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम इसको और कर लगा देते हैं, अथवा कर आपको लिखते हैं कि यहां पर एन जो होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो एक्स आई है जो वेरिएबल के लिए यूज होगा, आपको ये भी जानना होगा कि यहां पर एक्स आई क्वेश्चन में जब आएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए एक्स आई, इसको क्लास मार्क कहेंगे। और ये क्लास मार्क कैसे निकलेगा, तो थोड़ा पहले हम देख लेते हैं। देखिए क्लास मार्क आपको जब भी निकालने के लिए कहे तो क्लास मार्क का फॉर्मूला आपके सामने आएगा। क्लास मार्क जब भी निकलेगा तो आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 2। इसी को शॉर्ट में हम लोग यूएल प्लस एल एल डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन देने के बाद आपके सामने सारा ये टर्म क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। आपके सामने जब डाटा आएगा तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को अपने माइंडली दिमाग में सेट करिए, फिर अपने पास, ताकि इसको अच्छे से आप समझ सके। तो ये डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था एफ आई और एक्स आई का, आप देख सकते हैं यहां पर जो मीन निकलेगा तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। क्लियर, वहां पर एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है। अब वो क्लास मार्क कैसे निकलता है, जब चेक कर लीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर यूज होगा। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि अब जो भी आपके सामने डाटा आएगा, जब ग्रुप डेटा में आएगा, उसका कहीं न कहीं कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, उसका डाटा कितना बार रिपीट हुआ इस क्वेश्चन में। जैसे अगर आपको कहें कि 0 से 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट इसमें कितना वैलिड है, कितना लाने वाले स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट जो है, कोई एग्जाम हुआ, किसी तरह का टेस्ट हुआ, उसमें 0 से लेकर 10 नंबर के बीच लाने वाले स्टूडेंट 10 है। इसका तो सीधा सा मतलब है कि 0 से 10 का जो फ्रीक्वेंसी हुआ वो क्या है, 10। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, वो फ्रीक्वेंसी कितना है, 10। क्लियर, तो ये चीजें फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब आपको डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए बोले तो वहां पर जो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। आपको ये समझना होगा यहाँ पर एक्स आई, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी से तो आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन ये एक्स आई यहाँ पर क्या है, क्लास मार्क है। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। बाकी का एन से आप लोग पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जब हम लोग अनग्रुप डेटा के बारे में निकाले थे, वहां पर नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर एन जो होगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि हम लोग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्लियर, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा यही एन की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आगे बढ़े, बताइए। क्लियर, ठीक। चलिए अब आपके सामने एक ग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन लेते हैं और उसे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए,
चलिए यहाँ पर हम लोग क्लास देखते हैं और फ्रीक्वेंसी तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएगा फ्रेम होकर, और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड में इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी। चलिए 0 से 10 कोई डाटा आपके सामने आता है, मान लेते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 2 है। 10 से 20 मान लेते हैं 5 है। 20 से 30 चलिए 6 मान लेते हैं, और 30 से 50 तक हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। थर्टी से 40, 40 to 50। चलिए यहाँ जो डाटा लेते हैं 8, अब मान लेते हैं यहाँ 10 ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये मेरे सामने क्वेश्चन आया है, क्लास आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 to 50। उसके बाद यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 5, 6, 8 और 10। 10 किसका फ्रीक्वेंसी है? 40 to 50 का। 8 किसका फ्रीक्वेंसी है? 30 to 40 का। 6 किसका फ्रीक्वेंसी है? 20 से 30 का। और 5 किसका फ्रीक्वेंसी है? 10 से 20। और यही 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी है उसका कितना है? 2 है। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में बनाने के। वो फॉर्मूला क्या यूज होगा, जो देखिए मीन निकालने का जो फॉर्मूला है मेरे सामने, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। ये मेरे सामने मीन निकालने का फॉर्मूला है, जहां पर एक्स आई जो क्लास मार्क निकलता है, एक्स आई वो कैसे निकलता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिएगा, जब भी आप एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको जरूरत होगा फ्रीक्वेंसी का और साथ में जरूरत होगा एक्सआई का क्लास मार्क निकालने का। तो इसी क्वेश्चन को बनाने का जो डायग्राम हम लोग सेट करते हैं, वो कैसे सेट करते हैं थोड़ा सा समझिएगा। तो ऐसा करते हैं, इसे मिटाते हैं। आपके पास ये डाटा होगा, जब हम पूछेंगे तो आपको बताना है कि चीजें क्या यहाँ पर दिया हुआ है ना, कितना किसका दिया हुआ है। तो आइए इसको हम कैसे फ्रेम करते हैं, आंसर बनाने के लिए इसको डायग्राम को कैसे बनाते हैं वो यूज करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन मिटाते हैं, आपके सामने क्वेश्चन चला गया होगा। अब हमको बताइएगा, जब हम आपसे पूछेंगे कि क्लास इंटरवल 0 to 10 और 10 to 20 इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था, वो फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको डायग्राम जो बनाना है किस तरह से बनाना है जो आपको ये देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लिखेंगे क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्या यूज होता है? एक्सआई। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से इंडिकेट कर देते फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें चाहिए क्लास मार्क, तो क्लास मार्क के लिए टर्म यूज करेंगे एक्स आई। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या यूज होता है, जब हम सिग्मा यूज करते हैं तो एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, तो हमें चाहिए साथ में एफ आई इंटू एक्स आई। इतना चीजों को जरूरत पड़ेगा। तो चलिए अब इस डाटा को हम लोग इस डायग्राम में इसे सेट करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे सामने डायग्राम। अब हम क्लास ले लेते हैं और साथ साथ में आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30, 40, 40 और 40 to 50।
क्लियर? चलिए बताइए नेहा, फ्रीक्वेंसी आपको बताना है 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी, 2, 10 to 20, 5, नेक्स्ट 6, 30 to 40, 8, 40, 50, 10। चलिए ठीक, ये आपके सामने FI आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब हम XI निकालेंगे तो XI निकालने का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 10, 0 और अपर लिमिट 10, तो 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 ही आना है, और 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। उसी तरह आ जाइए सेकेंड में, तो 20 प्लस 10, क्योंकि अपर लिमिट 20 और लोअर लिमिट 10, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30, और 30/2 कितना हो गया? 15। उसके बाद आते हैं थर्ड में, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। अब 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। उसी तरह चलिए 40 प्लस 30 70, और 70 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 35। और उसी तरह आ जाइए 50 और प्लस 40 कितना हो गया? 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 45। अब एक चीज आप यहाँ सीक्वेंस को भी फॉलो कर देख सकते हैं कि सभी जो गैपिंग आ रहा है 10-10 का रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो क्लास इंटरवल है वो भी 10-10 का है। तो जैसे ही आप एग्जाम में आपको बार बार ये नहीं करना है कि 30 प्लस 20 या 40 प्लस 30 और 2 से आपको डिवाइड करके चेक करना है। जैसे ही आप 2 टर्म निकालें आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो XI है उसका इंटरवल कितना कितना का गैपिंग बन रहा है। आप डायरेक्ट लिखेंगे, उसका सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप नीचे की ओर बढ़ सकते हैं। क्लियर? अब आप लोग को बताना है कि जब हम FI इंटू XI करेंगे तो मेरे सामने वैल्यू क्या आएगा? बताइए FI और XI, तो FI 2 है और XI 5 है, तो 2 इंटू 5 कितना हो रहा होगा? 10 हो रहा होगा। क्लियर? उसी तरह 5 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। चलिए अब आते हैं 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। कितना होगा? 150। और जब 8 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, 0 और 4, और 8 3 जा 24, और 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28, यानी 280। क्लियर? उसी तरह जब 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल पा रहा होगा? 450। यहाँ हो गया क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का, वो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं आप? समेशन यानी सिग्मा FI XI और डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और ये कैपिटल N क्या है? समेशन FI फ्रीक्वेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें समेशन FI XI चाहिए। FI XI चाहिए, इसका मतलब है कि जो डाटा हमें गिवन है उसको ऐड करना है, आपको जोड़कर बताना है कि कितना ऐड होकर आएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5, कितना? 5। ये नीचे कट नहीं रहा है ना? नया थोड़ा बताना, ये नीचे आ रही है और स्क्रीन पर आपको आ रही है? स्क्रीन पर आ रही है? अच्छा चलिए नहीं आ रही है तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर जोड़ कर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए हम समेशन FI और XI निकाल रहे हैं, है ना? आपको ऐड कर बताना है। चलिए जोड़कर बताइए टोटल कितना आता है? बताओ यहाँ जोड़कर टोटल कितना है, जोड़कर ऐड कर कितना है आपको बताइए? 960। वेरी गुड। चलिए अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बताइए। फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा टोटल? कितना होगा बताइए? जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 80, 20, ठीक 631, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 31 आ गया ना? तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। तो XI यानी मीन, जो मीन है, मीन कैसे निकलेगा? तो समेशन FI और XI, तो समेशन FI और XI कितना आया? 960, और समेशन FI कितना आया? सिग्मा FI कितना आया? 31।
चलिए 960 को 31 से डिवाइड कर बताइए कितना आएगा, एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व कर बताइए कितना आएगा। बताओ नेहा, पूरा एक्चुअल बताना है, पूरा सॉल्व कर जल्दी से सॉल्व करिए। क्या आप सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है? हाँ डेसिमल में आएगा, कितना आएगा टोटल बताइए। डेसिमल तक ही यूज करना है। हाँ हाँ नहीं कटेगा, पूरा नहीं कट, कितना 3.64 3.64। तो ये जो मेरा आया 3.64, ये मेरा क्या निकल कर आया, मीन निकल कर आया 3.64। और आप ये भी बोल सकते हैं कि 3.64 जो है इसका क्या है, मिडिल पॉइंट। आप ये भी समझ सकते हैं, सही से डिवाइड किया ना, गलती तो नहीं की है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी सा। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तुम सही डिवाइड की है नेहा। क्या 63 होगा मतलब, और ये 3.64 होगा, यानी 3 पॉइंट होगा। हाँ अरे तो ये 3.63 होगा, बताओ ना, 3.63 होगा। यानी कि हम या 960 को 31 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3.64 मिलेगा। इतना कम डेटा मिलेगा मेरे सामने। हाँ जैसे मान लेते हैं कि 3.64 को चल, तो मान लेते हैं कि 3.64 को हम 4 मान लेते हैं, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 960 हो जाएगा, 960 के करीब चल जाएगा। तुम क्या डिवाइड करती है, तुम इतना छोटा सा ये ऐसे गलती करेगी बस। तुम लोग पर कैलकुलेशन करवाना, भरोसा करना बेकार है। अब खुद सोचो ना, मान लेते हैं कि ये जो तुम बता रही है 3.64 आंसर आएगा, चलिए मान लेते हैं कि ये 4 है, क्लियर। तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 112 124, ये 124 डाटा दिया हुआ है। इतना हम लोग पीछे हो जाएंगे। अब खुद बताइए ना कि ये इसका हमको कहीं ना कहीं मिडिल पॉइंट मिलता है, यानी ये जो XI का जो हम लोग निकालेंगे, XI का कहीं ना कहीं एक एवरेज चाहिए, या तो वो 15 या 25 के बीच लाई करना चाहिए डाटा, कम से कम इतना तो करीब हम लोग पहुंचेंगे, इतना तो हमको समझ में आती है। तो इतना दूर रह जाएंगे, 4 हमको कहीं भी लाइक कर रहा है, 5 से भी छोटा हो जा रहा है, इतना पीछे हट जाएंगे। चलो ठीक है, तुम्हारा 3.64 आ रहा है, हम ही चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड। सोचो, तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता है, आप सोच पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि कितना आश्चर्य की बात है, ये चीजें तो है ना। बताइए।
कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। क्या बताइए? लगभग लगभग हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए? नहीं आ रही है, बताइए क्या बोल रहे हैं? 960 की जगह 965 करते हैं। ये अपने मन से कर दें, ये अपने मन से। हाँ, जोड़कर। ठीक है, 965 आएगा और 965 को 31 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आंसर जो आएगा वो 31 आएगा। क्लियर? 31 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 31 का स्क्वायर कितना होगा? 965 को 31 से डिवाइड करिए। डिवाइड किए, कितना आया? 965 को 31 से डिवाइड किए, कितना आया बताइए? $31.12। चलिए, आप लोग जो डिवाइड कर रहे थे उस पर हमें थोड़ा सा हैरानी हुआ, सच बता रहे हैं, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ कि ठीक है चलो यहाँ पर तुम ऐड कर कर आपने 0 लगा दिया, जबकि यहाँ पर 5 आना चाहिए था, 965 आना चाहिए था। फिर भी चलिए मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि 960 ही रहता, उसको 31 से डिवाइड करते। और जो आप आंसर बता रहे थे कि सर लगभग इसका आंसर 3.65 आएगा, चलिए मान लेते हैं आप जो बता रहे हैं। इसका तो सीधा सा मतलब है कि आपको इतना सोच ही नहीं पा रहे। इसका तो यही मतलब है कि अगर कोई बच्चा को 100 को 3 से डिवाइड करने के लिए कहे तो कौन सा गलती करेगा? जो आप देखिए वही गलती आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो देखिए, आप जब 31 से मान लेते हैं कि 960 की आप डिवाइड करने की कोशिश किए, 3 बार में लगा दिए होंगे, जो वैल्यू आया होगा वो 31 से छोटा हो गया होगा। अपने मन से क्या डाल दिए? पॉइंट डाल दिया, उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, क्या आप इतना सोच नहीं सकते हैं कम से कम कि अगर मान लेते हैं कि 3.65 है, चलिए मान लेते हैं इसको बढ़ाकर हम 4 मान लिए कि चलो ये 4 है, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम 960 के करीब पहुंच भी रहे हैं या कितना दूर रह जा रहे हैं, ये बताइए। ये चीजें समझने की जरूरत है। और इतना देर हम वेट कर पा रहे थे कि आप इसको कितना दूर तक पहुंचा पाते हैं, और जानकर हैरानी हो रहा है कि आपका कैलकुलेशन इस तरह की चीजें मिस्टेक कर रही है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका आंसर है लगभग। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर मीन निकलेगा तो इसका आंसर लगभग 31.12 या 31 तो एग्जैक्ट वैल्यू आ ही रहा है, डेसिमल आपको फ्लक्चुएट कर सकता है 0.12। चलिए, हम ये आपसे कहना चाहते हैं, चलिए चलते चलते एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर, चलो बताना नहीं, अगर 100 को इसको मिटा देते हैं ना, आपके पास इसका आंसर आ गया होगा। इसी तरह हम लोग इसको ग्रुप डेटा को मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। आपके सामने एक क्लास है, FI और XI निकालते हैं, FI XI को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप इसके नीचे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं समेशन FI XI, और जो सॉल्व कर जो जोड़ कर हमें आया है 965 आपको 965 कर देना है, और ये फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो आपको 31 आने वाला है, इसको जोड़ लेना है। उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए 965 को 31 से, जो वैल्यू आएगा वो आपको मीन देगा। अच्छा, एक बात आपको बता देना चाहते हैं, ये जो मीन आया 31.12 वो मिडिल टर्म को अपनाता है, वो मिडिल टेंडेंसी को बताता है। मिडिल टेंडेंसी का कहने का मतलब ये है कि जो आप XI निकालेंगे, ये जो आप 5, 15, 25, 35, 45 जो आ रहा है,
अगर आप इसको यूं कहें कि अगर हम इसका एवरेज निकालें तो हो सकता है मेरा नंबर लगभग 31.2 इसका मिडिल टर्म निकले। मिडिल टर्म यानी ये कह सकते हैं कि ये जो मिडिल टर्म आया, जो मिडिल पॉइंट आया 31.12, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में जो यूज हुआ xi उसका मिडिल पॉइंट है। क्लियर? चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं एज्यूमिंग मेथड से। ये एज्यूमिंग मेथड से क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरे पास डाटा यही है, क्लास यही दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यही दिया हुआ है। उसके बाद हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला से हम लोग चेक करेंगे कि सबसे पहले फॉर्मूला में कितना टर्म यूज हुआ है। वो टर्म को सबसे पहले हम लोग डायग्राम में जगह देंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप लोगों की जो इससे पहले जो गलतियां हो रही है, जो आपने डिवाइड में गलती किया, हमको पता है कि आपकी बीमारी कहाँ है, थोड़ा सा उसको हम लोग चेक करते हैं। चेक ये करते हैं, अगर आपको 100 को 3 से डिवाइड करने के लिए कहेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए, जल्दी से सॉल्व कर बताओ। नेहा, अब कैलकुलेटर यूज नहीं कर देना है, जो कि बाद में यूज कर तो 965 जोड़ रही है। कभी कभी भरोसा भी बेकार हो जाता है प्रभु। हाँ, 3 पॉइंट क्या जाएगा, 3.14। हाँ 30, तुम कैसे निकालेगी 33.33। चलो ठीक है, आप कैसे निकाल रहे हैं बताइए। सोचिए, आपको हम एक बात बता रहे हैं कि 100 को आप 3 से डिवाइड करने के लिए कहेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे, आपको नहीं विश्वास है तो इसको आजमा के देखिएगा किसी से। आपको लगभग कुछ बच्चे ऐसे मिल जाएंगे कि देखो सॉल्व कैसे करेगा, जो समझना कहानी कि आप सॉल्व कैसे करते हैं। कहेगा कि 3 3 जा तो 9 हो गया, 9 हो गया ना, तो कितना आ गया 1 और 0, 1 और 0। क्लियर? अच्छा, क्या आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, चलो इस कहानी को बाद में देखेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये जो देख लिया डायरेक्ट मेथड से, चलो सबसे पहले अब सेकेंड मेथड पर आते हैं। सेकेंड में मेरा एज्यूमिंग मेथड था, एज्यूमिंग मेथड। अब देखिए ये एज्यूमिंग मेथड कैसे बनेगा, आपको ये चीज टर्म देखिए, इसमें टर्म ही यूज हुआ है एज्यूम करना। एज्यूम का मतलब होता है खुद से आपको मानना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा वैल्यू मानना पड़ेगा जो आपको लगता है कि इसमें सबसे मिडिल पॉइंट सेंट्रल में आता है। और वो सेंट्रल पॉइंट कहाँ से खोजते हैं हम, एक्स का खोजते हैं। एक्स में जो वैल्यू आया है 5, 15, 25, 35, 45, इसमें से आपको ये ढूंढना होगा कि अप्रोक्स कौन सा ऐसा नंबर है जो सबके बीच में आया होगा, इसी में से किसी एक को चुनना है। अब देखिए, अगर आपको ये तो नहीं लगेगा कि 5 होगा, नहीं तो आपको ये तो नहीं लगेगा कि 45 है। हालांकि आप इसको भी एज्यूम कर लेंगे तो आंसर बन ही जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें से अगर हम एज्यूम करें कि सबसे मिडिल में कौन आया होगा, तो चलिए हम 25 को ले लेते हैं, है ना, 25 को ले लेते हैं। ये मेरा एज्यूम करना हुआ। याद रखिएगा यहाँ पर ए से इस क्वेश्चन को, ये जो शॉर्ट मेथड है इसको हम लोग एज्यूमिंग मेथड कहते हैं। इस एज्यूमिंग मेथड में सबसे पहली बात आपको ये करना है कि आपको एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है कि जो एक्स आई में जो टर्म यूज हुआ है उसका सबसे मिडिल पॉइंट रहा होगा। तो यहाँ ए का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, चलिए 20 बाई डी आई डिवाइडेड बाई, इस बात का फिर ध्यान सबसे बाई, इसमें ए क्या है, कैपिटल ए यहाँ पर किए एज्यूमिंग मीन, एज्यूमिंग मीन, और हम वो एज्यूमिंग मीन यूज क्या किए 25। क्लियर? अब एक चीज बताइए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ आई से आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, परिचित हमसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डी आई आपके सामने आएगा, जिसको हम लोग डेविएशन कहते हैं।
डेविएशन DI, वो DI कैसे निकलेगा? तो आपको क्या करना होगा, XI में और जो आप एज्यूम किए हैं उसको माइनस कर दीजिए। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि DI कैसे निकलता है, XI माइनस A, वो A क्या है, एज्यूमिंग मीन है, वहां से हम लोग DI निकालेंगे। उसके बाद इतना ही चीजें यूज करना है, बस यहां पर जो क्या था FI और XI, उस XI को ना डालकर इस फॉर्मूला में क्या डालते हैं, DI। लेकिन अब देखिए इस चीजों को हम इसको बढ़ाएंगे, इस डायग्राम को बढ़ाएंगे, पहले ये फॉर्मूला मिटा देते हैं इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए। इसमें आपको क्या यूज हो रहा है, DI यूज हो रहा है ना, DI यूज हो रहा है। और XI की हमको जरूरत है, क्योंकि जब DI निकालेंगे, आप डेविएशन निकालेंगे तो XI माइनस A करना होगा, DI की तो जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमको FI और XI की जरूरत अब नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं एज्यूमिंग मेथड से, जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। वो कैसे बनेगा उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को अब आगे। तो अब हमको क्या यूज करना है इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में DI हमें चाहिए, तो चलिए DI ले लेते हैं। और DI यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, DI कैसे मिलेगा, तो XI में एज्यूमिंग मेथड को क्या करना होगा, एज्यूम को माइनस करना होगा। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं। और साथ हमको फॉर्मूला में किसका जरूरत पड़ रहा है, FI और DI का। तो हम लोग क्या निकालेंगे, FI और DI। तो कैलकुलेटर तुम्हारे पास है नेहा, सामने रखी हुई है ना, कि फिर गलती करेगी बताओ। हम चाहते हैं कि मेरा टाइम जो है, हाँ टाइम जो है कम से कम लगे, तो आपको थोड़ा सही से बताना है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करना मेरा भी तो कर ही सकते हैं ना। चलिए तो XI माइनस A, तो A किसको माने, 25 को, और XI मेरा क्या है, चलिए 5। हम लोग फर्स्ट रो की बात करते हैं, यानी फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, 0 से जो 10 है, तो कितना है 5। बताइए 5 में अगर हम 15 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 5 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -10। कितना हो जाएगा, -10। एक सेकेंड 25 है ना, 25 में -10, 25 में -5 करना होगा। एक सेकेंड, XI मेरा कितना है 5, और ये कितना है -25 ना, तो आंसर कितना हो जाएगा -20, क्योंकि आपको एज्यूमिंग कितना है 25, तो 25 आपको यहाँ पर डालना होगा, और XI मेरा कितना है 5, तो 5 माइनस 25 आंसर मेरा कितना हो जाएगा, हाँ -20। अब आते हैं सेकेंड में आते हैं, 10 से 20 इंटरवल में आते हैं। तो आपको यहाँ पर XI कितना है 15, और एज्यूमिंग मीन कितना है -25। जब 15 में से 25 को घटाएंगे आपका आंसर आएगा -10। कितना आ जाएगा, -10। आ जाते हैं थर्ड में, कितना है 25, तो 25 को जब 25 से ही माइनस करेंगे आपको आंसर मिलना है 0। क्या मिलना है, 0। अब आ जाइए 35 है, तो 35 माइनस 25 क्या आपको मिलेगा, 20। क्या मिलेगा, 20। उसके बाद आपको क्या करना है, 45 में क्या माइनस कर दे, 25। तो कितना हो जाएगा बताइए, एक सेकेंड 35 अब -25 कितना होगा, 10, और 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 20। क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पर FI और DI निकाल लेते हैं, FI और DI, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो FI और DI चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी और DI मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -40। 5 को जब -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -50। जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। 8 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 80। और जब 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 200। चलिए तो अब हमें जरूरत पड़ता है फार्मूला में समेशन FI DI। तो सबसे पहले FI DI को हम लोग जोड़कर देख लेते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले जो नेगेटिव वाला उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो -40 और -20 प्लस करेंगे -50, तो टोटल ऐड होकर कितना आएगा, -90। ये तो नेगेटिव में आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा, 200 + 80, यानी कि 280 में हमको क्या घटा देना है, 90 को घटा देना। तो माइनस कर दीजिए, तो 0 से 0 हो जाएगा।
और ये कितना हो गया 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, और ये कितना हो गया 1, क्या निकल कर आया हमें 190। क्लियर। चलिए अब हमें जरूरत क्या पड़ेगा Fi, तो Fi को तो हम लोग जोड़े हुए, फ्रीक्वेंसी को जोड़कर कितना आया था बताइए, फ्रीक्वेंसी को जोड़कर कितना आया था, याद है आपको 10 8 18 2 20 5 25 31, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो जोड़कर कितना आया था 31। अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं, मीन निकालने का फार्मूला था मेरे सामने Fi di डिवाइडेड बाई n, तो आ जाइए, तो Fi di कितना 190 डिवाइडेड बाई 31, और इसमें प्लस ए करना होगा, यहाँ पर ए जोड़ना पड़ेगा ना, ए प्लस समेशन Fi di डिवाइडेड बाई n, तो ए मेरा कितना था 25, तो 25 लगा दीजिए, और जोड़कर कितना आएगा 190 डिवाइडेड बाई टोटल कितना 31। अब ऐसा कर दीजिए, आपको पहले 190 को 31 से आपको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना। ऐसा नहीं करना है कि बस एलसीएम कर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 31 का एलसीएम 31 आया, और 31 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं करना है। आपको बगल में 190 को 31 से डिवाइड करके देख लीजिए, बताइए कितना बार में लगाएंगे। 190 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, जोड़कर कितना आएगा, जल्दी बताइए। सिक्स से लगाकर चेक करते हैं, 6 से लगाएंगे तो 6 1 जा 6, और छेतिया 6.12, 6.12। चलिए, तो यानी कि यहाँ से जो हमें एक्स मीन जो निकलेगा 25 प्लस 6.12, 6.12, यही ना। चलिए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31.12। बताइए जो हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाले थे उसका आंसर कितना आया था, थोड़ा चेक करके बताइए। डायरेक्ट मेथड से जो आपको बताए थे उसका 31.12। आप देख पा रहे होंगे एक चीज तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि चाहे मेथड कुछ भी हो, डायरेक्ट हो या एज्यूमिंग मेथड हो, आपका आंसर वही आना है। लेकिन हुआ क्या ना कि देखिए उसमें जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे वो थोड़ा Fi और Xi को मल्टीप्लिकेशन करने से वो वैल्यू थोड़ा बड़ा आ रहा था, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में समय लग रहा था। अभी आपको छोटा वैल्यू लग रहा है कि हम लोग इसको 2 5 6 फ्रिक्वेंसी यूज किए, तब ना आपको थोड़ा सा वो चीजें ठीक भी लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं Fi और Xi को भी। लेकिन क्वेश्चन में आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं 15 18 35 46 50 इस तरह का यूज करने लगेगा। तो आप उसके बाद आप जब करेंगे Xi निकालने के बाद जब Fi से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन आप इसमें क्या कर लिए, हम लोग आगे बढ़ गए, इसमें एक्स्ट्रा यूज क्या कर लिए, DI यूज कर लिए। और DI क्या था, एक एज्यूमिंग मीन से उसको माइनस कर देते थे क्लास मार्क को, Xi को माइनस कर देते। इससे मेरे पास क्या निकल रहा था कि वैल्यू छोटा निकल रहा था, क्योंकि जो इसका एवरेज वैल्यू था 25 उसमें से सभी को बारी बारी से माइनस करके छोटा वैल्यू ले आ रहे थे। और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है Fi और DI, यानी कि Fi फ्रीक्वेंसी और ये जो DI जो हमको छोटा करके वैल्यू निकल कर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Fi और Xi के कंपेरिजन में आपको कम समय लगेगा इसको मल्टीप्लाई करना। अब फॉर्मूला हम लोग इसको यूज करेंगे, जो मीन निकालने का फॉर्मूला A प्लस समेशन Fi di डिवाइडेड बाई n आप निकालेंगे, दोनों का आंसर लगभग सेम आएगा। अगले क्लास में हम लोग यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इसी क्वेश्चन को उस मेथड से भी बनाकर देखेंगे और चेक करेंगे कि उसका भी आंसर क्या आता है। आपको मेथड बता दिए और आपका काम है अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए जल्दी। चलिए ठीक है, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मुलाकात होगी फिर अगले क्लास में।